बात है कि प्रत्याशियों के दिल की धड़कन तेज हो चुकी है। जिस तरह से रुझान आ रहे थे उस तरह से लग रहा था कि ये फैसला शायद एक तरफा हो, लेकिन रुझान के बाद आज जो नतीजे आ रहे हैं इसमें कांटे की टक्कर हर एक राज्य में हर एक सीट पर देखने को मिल रही है। झारखंड के ताजा हालात क्या है, साथ ही साथ देश भर में जो मतगणना चल रही है उसमें अन्य राज्यों के क्या हालात है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। उस चर्चा में हमारे साथ हमारे संपादक राजेश जी जुड़े हैं। राजेश जी, सबसे पहले तो देश भर में जितनी भी सीटें हैं, राज्य में जितनी भी सीटें हैं, पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बस कम शब्दों में उनका हाल बता दें, फिर हम झारखंड पर आएंगे। नहीं, देखिए, जो जिस तरह से एग्जिट पोल आया उसके बाद से जो परिस्थिति पैदा हुई पूरे देश भर में कि इस बार भी बीजेपी पूरी शक्ति के साथ और पूरे बहुमत के साथ में वो फिर से सरकार में आ रही है और नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार लगातार जो है देश के प्रधानमंत्री होंगे। तो एग्जिट पोल को लेकर के, जैसे एग्जिट पोल आया उसको लेकर के फिर उसके बाद बहुत सारा विवाद भी खड़ा हो गया। जो इंडिया गठबंधन के लोग थे उन्होंने सिरे से नकार दिया था और कहा था कि नहीं, जो एग्जिट पोल में जो नतीजे दिखाए जा रहे हैं, जो रुझान आ रहा है वो बिल्कुल वो गलत है। सिरे से उन्होंने नकार दिया और उन्होंने अपना पक्ष भी रखा था। और जिस तरह से आज जो एग्जैक्ट पोल जो आज से शुरू हुआ, मतगणना शुरू हुई आज सुबह से ही, उसके बाद से जो जिस तरह के रुझान आ रहे हैं और जो अभी भी चल रहे हैं उसमें जो है मोटा मोटी मिला जुला करके कह लें कि एनडीए वर्सेस इंडिया जो है कि कांटे की टक्कर चल रही है। और 290-92 के आसपास में 90 के आसपास में एनडीए है और 235-40 के आसपास में वो इंडिया गठबंधन की सीटें जो रुझान में अब तक आ रही है। 2-4 घंटा के अंदर में सारी चीजें। तीन राज्यों में, जैसे अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में बीजेपी को काफी लॉस हो रहा है, बिहार में भी बीजेपी को लॉस हो रहा है, और जहां बंगाल में वो एक तरफ जीत का दावा कर रही थी क्योंकि जाहिर सी बात है पिछली बार जो सीटें मिली थी उससे बढ़त के साथ सीटों का जो दावा किया जा रहा था उसे भी वहां की जनता ने इस बार नकारा है और फिर से ममता बनर्जी के साथ यानी टीएमसी के साथ वहां की जनता हमें देखने को मिल रही है। बिल्कुल, और एग्जिट पोल को तो सीधे पलट दिया है। जो रुझान आ रहा है वो बिल्कुल है। हाँ, बिहार में कह लें एनडीए जो है सीटें आ रही हैं जरूर, लेकिन पिछले बार 40 में 39 था। अब वो आंकड़ा नहीं रहेगा, घटेगी, लेकिन फिर भी बिहार में बहुत हद तक तो इज्जत, जैसे जेडीयू का 15 है, करीबन बीजेपी 11 के आसपास में है, 5 लोजपा है, मिला जुला करके 33-34 के आसपास में है बीजेपी चल रही है। लेकिन अप्रत्याशित रूप से यूपी के जो चुनाव है वो पूरी तरह से चीज़ों को पलट दिया है। अब वहाँ पर जो आंकड़े आ रहे हैं, जो रुझान आ रहे हैं, वो बिल्कुल मतलब लोगों को आश्चर्य में डाल रहे हैं कि वो इतना बड़ा उलटफेर कैसे हो रहा है, किन वजहों से हुआ है, क्या हुआ। अब उसकी भी धीरे धीरे चीज़ें अब जैसे जैसे बढ़ रही है आगे, और जहाँ पर लग रहा है कि नहीं अब इससे बहुत ज़्यादा सीटें का बहुत अंतर नहीं आने को है, तो अब उस पर समीक्षा भी शुरू हो गई है कि क्यों आ रहा है, कैसे इस तरह से हो गया। तो ये तमाम चीज़ें पूरे देश भर में, जहाँ पंजाब, हरियाणा और इन सब दूसरे राज्यों में, महाराष्ट्र में जो एग्जिट पोल का था वो बिल्कुल अंतर, बंगाल जैसे आपने कहा, बंगाल में भी जो चीज़ें बताई जा रही थी उसके एकदम उलट हो रही है। तो पूरे देश भर में जिस तरह से आंकड़े आ रहे हैं, जिस तरह के रुझान आ रहे हैं, वो निश्चित तौर पर मतलब वो इशारा कर रहे हैं कि भाई बीजेपी का जो ग्राफ है बहुत तेज़ी से गिरा है, एनडीए का ग्राफ गिरा है, और यूपीए मतलब जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, उसका बहुत तेजी से ग्राफ बढ़ा है। जाहिर सी बात है कि बिहार और यूपी, हमेशा से ये कहा जाता है कि ये दोनों ही राज्य जो हैं वो सरकार बनाने में काम आते हैं, सरकार गिराने में काम आते हैं। ऐसे में आगरा और मथुरा जैसी सीटें भी क्योंकि जाहिर सी बात है वहाँ के सीएम योगी आदित्यनाथ जी एक समय में पीएम का चेहरा, एक समय में क्या अभी भी कई लोग उन्हें एज अ पीएम देखना चाहते हैं। अब उनके नेतृत्व में अगर यूपी में सीटें लूज हो रही हैं और बिहार में तो खैर अभी स्थिति गड़बड़ चल ही रही है, क्या कहा जाए, अगर जब मंथन होगा तो किस पर ठीकरा फुड़ेगा? नहीं, मंथन क्या हुआ, तो शुरू से ही मोदी जी अपने ऊपर में लेकर के पूरे चुनाव को चल रहे हैं। अब हारने पर निश्चित तौर पर जब कहीं पर भी कोई घटना किसी थाना क्षेत्र में घटना घटती है तो वो चौकीदार और फिर ये हवलदार, इन लोगों पर ठीकरा फोड़ दिया जाता है ना। किसी थानेदार और एसपी पर कहीं कोई कुछ होता नहीं है, वही चीज़ें होने वाली है। मोदी जी शुरू से इस चुनाव को लेकर के आगे बढ़े, मोदी जी के नाम पर वोट मांगे, मोदी जी के नाम पर लोगों ने वोट दिए, मोदी जी ने इतना तक कहा कि आपका एमपी मैं हूँ और आपका पीएम भी मैं हूँ। तो यहाँ पर नो डाउट किसी पर ठीकरा फूटने वाला नहीं है और न फूटना चाहिए। और अगर इस तरह का वहाँ पर यूपी में
इस तरह का बदलाव देखा भी जा रहा है, तो इसका भी जो है सेहरा उन्हीं पर जाना चाहिए, मोदी जी पर, मेरे ख्याल से। तो ये जो चीज़ें हुई, क्या है, कैसे हुई, ये बदलाव क्यों आया, कैसे आया, उसमें क्या राज्य सरकार का क्या योगदान था, ये तो बाद की बात है, वो समीक्षा होने की चीज़ें हैं। लेकिन ये जो बदलाव जो दिख रहा, पूरा देश देख रहा है, वो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि वो अप्रत्याशित है। क्योंकि आपने ठीक कहा कि जो मतलब देश की सत्ता का जो रास्ता है वो बिहार और उत्तर प्रदेश से ही हो करके जाता है, क्योंकि वहाँ 80 और यहाँ 40, 8 4 12 120 सीटें जो है वो बिल्कुल एक तरह से एक चौथाई से ज़्यादा हो जाता है। तो ये मतलब जिस तरह से बिहार, यूपी और अन्य राज्यों में, बड़े बड़े राज्यों में, महाराष्ट्र में जो देखा जा रहा है, हाँ एमपी में निश्चित तौर पर बीजेपी का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, जो पिछले परफॉर्मेंस को दोहराया ऐसा दिख रहा है, प्रतीत हो रहा है। राजस्थान में भी कुछ सीटें जरूर कम है, लेकिन वहाँ भी बीजेपी की ठीक ठाक है बढ़त। लेकिन 2-3 बड़े राज्यों में और अगर छोड़ दें तो बाकी जगहों पर जो है बीजेपी का परफॉर्मेंस उस तरह का नहीं है जो 2000। दिल्ली में आप क्या कहेंगे? कहा जा रहा था कि 7 की 7 सीटें जो हैं वो इस बार बीजेपी को मिलेंगी दिल्ली में। हाँ, पिछले बार भी 7 की 7 सीटें थी। वहाँ की जनता जो है दिल्ली में जो है वो उन लोगों का एकदम सिलेक्टेड है कि दिल्ली मतलब जब लोकसभा का चुनाव होगा तो वो बीजेपी को 7 सीटें दे देती है, और लगभग पूरे की पूरी सीटें जो है जो विधानसभा के चुनाव में वो आम आदमी पार्टी को दे देती है। तो वहाँ पर उसी तरह का नतीजा था है, और अभी भी वही ट्रेंड मुझे लगता है। अभी का अपडेट तो मुझे नहीं है कि क्या है 7 सीट में, लेकिन सुबह से जो चल रहा था 7 सीट पर बढ़त तो बीजेपी बनाई हुई थी। तो जाहिर सी बात है कि अन्य राज्यों में जिस तरह से जो रुझान हमें देखने को मिले थे कि जिन सीटों को बीजेपी लूज कर रही है, वहां तो उसकी स्थिति जो है वो जाहिर सी बात है थोड़ी सी खराब है। लेकिन जहां पर गेन यानी कि जहां पर बीजेपी को लाभ दिखाया गया था, बिहार और यूपी जैसी सीटों पर, वहां भी बीजेपी को जो है वो करारा झटका लगा है। यानी कि इस बार विपक्ष ने वाकई विपक्ष की भूमिका जो है वो इस चुनाव में जो है वो निभाई है। ये तो हो गई अन्य राज्यों की बात। अब हम रुख करेंगे झारखंड का, क्योंकि झारखंड पर बात करना ज्यादा जरूरी हो गया। झारखंड की 14 सीटों की अगर हम बात करें तो इस बार रांची से हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले तो रांची से संजय सेठ आगे तो चल रहे हैं, लेकिन यशस्विनी उन्हें कांटे की टक्कर दे रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जयराम महतो, जो एक अनएक्सपेक्टेड वाली चीजें थी, जयराम महतो का भी बहुत लोगों ने साथ दिया है। इस बार निर्दलीय प्रत्याशी, कई ऐसे निर्दलीय प्रत्याशी है जो उभर कर सामने आए हैं। इसे क्या कहा जाएगा? बीजेपी की जीत, बीजेपी की हार, या फिर जनता का रोष? नहीं, अगर ये सीटें कम आएगी बीजेपी की हार होगी। देखिए, चुनाव से पहले, चुनाव जब वोटिंग हो गया उस समय तक मतलब JBKSS का जिस तरह से एक ग्राफ बढ़ा था, और ये भी कहा जा रहा था कि भाई वो जयराम महतो खुद वो गिरिडीह से वो चुनाव जीत सकते हैं, और बाकी जहाँ जहाँ कैंडिडेट खड़ा हुआ है वहाँ पर अच्छे उनको वोट आएगी। लेकिन अभी करीबन 1 घंटा पहले का जो अपडेट था मेरे पास में, तो जयराम महतो को तो ठीक है, वो भी अभी तक 1 लाख से पार नहीं गए हैं। अभी तक 1 लाख से पार उनका वोट नहीं गया, 80,000 के आसपास में था। बाकी आप रांची में कह लें तो 17,000, 20,000, चाईबासा में 18,000, 15,000, इस टाइप का वोट जो है 15-20,000, मतलब एवरेज कर लीजिए 20,000 का। तो 20,000 लोकसभा के चुनाव में बहुत मायने नहीं रखता है। एक इफेक्ट तो दिख रहा था, लेकिन वो इफेक्ट लोगों को उस समय तक दिखा जब चुनाव हुए। लेकिन जब अब नतीजे आ रहे हैं, जो वोट जो अभी तक आ रहा है, अभी भी आप देख सकते हैं, अपडेट हो सकते हैं, 20,000, 21,000, 22,000 से ज़्यादा नहीं गया है। जयराम महतो का ही एक थोड़ा सा ज़्यादा वोट अभी तक मिला है, अदरवाइज बाकी लोगों का उतना ज़्यादा नहीं मिला है जितना कि अपेक्षा किया जा रहा था कि ये एक तीसरा कोण बना रहा है, ये जीत भी सकते हैं, और इन्होंने बीजेपी को बहुत नुकसान पहुंचाया, या कांग्रेस को बहुत नुकसान पहुंचाया, या JMM को नुकसान पहुंचाया। ये चीज़ें जो बृहद पैमाने पर पहले जो बोली जा रही थी, कही जा रही थी, वो उस रूप में, वोट के रूप में वैसा मुझे नहीं नज़र आ रहा है। हाँ, विधानसभा चुनाव में इसका इफेक्ट नज़र आ सकता है, ये एक अलग बात है। और एक मतलब अलार्म कह लें कि अलार्मिंग है कुछ लोगों के लिए जो क्षेत्रीय छत्रप हैं, जैसे आजसू है। और आजसू चूँकि यहाँ पर सिर्फ बीजेपी की एक अलायंस पार्टनर वही है, तो बीजेपी अगर आजसू को नुकसान होगा तो वो नुकसान बीजेपी को भी होना है। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो अब नज़र आ रही है, जो चीज़ें उससे JBKSS का जैसा दिख रहा था उस हिसाब से परफॉर्मेंस वोट के रूप में वो नज़र नहीं आ रहा है।
लोहरदगा और खूंटी में क्या कहेंगे? खूंटी में तो अर्जुन मुंडा को लोगों ने एकदम सिरे से खारिज कर दिया है लगता है इस बार। ये तो मैंने उस समय में भी जब वोटिंग हुआ था, जब हम लोग चर्चा पर बैठे थे, उस समय में मैंने कहा था कि खूंटी तो एकमात्र सीट जो पहले दिख रही है कि रिजल्ट जिसका जो स्पष्ट नज़र आ रही थी हमें, जो फीडबैक हमने लिया था, तो उससे स्पष्ट थी कि खूंटी तो बीजेपी पहला सीट है जो लूज कर रही है। बाकी पर कांटे की टक्कर हम लोगों ने बताया था जिस तरह से, चूँकि वो ताज़ा तरीन था, 5 बजे चुनाव संपन्न होने के बाद हम लोग बैठे थे और चर्चा शुरू कर रहे थे, उस वक्त का था। धीरे धीरे बाद में और जो फीडबैक आया तो उससे पता चला कि सीटें सब सीट टफ है, कोई ये नहीं कह सकता है कि कहीं पर है। हाँ, थोड़ा बहुत जो एज जो था, जैसे जमशेदपुर में वो बीजेपी का था, कई जगहों पर मतलब बता रहे थे हम लोग, लेकिन अभी भी देखिए जिस तरह की बात हम लोग कह रहे थे कि जो 2019 जैसा परिस्थिति नहीं रहेगी। 2019 में तो स्थिति ये थी कि एकदम बीजेपी क्लीन स्वीप थी हर सीट पर लगभग, जो 12 सीटें जीती वो उन 12 सीटों पर क्लीन स्वीप तो शुरू से लग रहा था और उसी तरह के। लेकिन अर्जुन मुंडा को बीजेपी, अर्जुन मुंडा चूंकि पुराने नेता रहे हैं और जनता का उन्हें पहले बहुत साथ भी मिला है, जिसे आप कभी किसी समय में एज अ सीएम का चेहरा बनाते थे और आज जनता उसे नकार रही है, ऐसे में क्या है ये विधानसभा के लिए एक, जैसा आपने कहा कि अलार्मिंग वाली बात है कि जाग जाओ। हो सकता है विधानसभा में मैं नहीं बोलना चाहूंगी, हो सकता है बीजेपी के लिए सही बात है, ये अलार्मिंग है, लेकिन जिस तरह से अर्जुन मुंडा को नकारा गया है और आप देख सकते हैं कि सुखदेव भगत काफी मतों से जो है वो इस बार लोहरदगा में आगे चल रहे हैं, क्या कहा जाएगा इसे? बीजेपी के लिए अलार्मिंग तो है ही, लेकिन चूक कहां पर हो रही है? ऐसा लग रहा है कि सिर्फ एक अकेले मोदी जी ही ने चुनाव लड़ा है क्या? हाँ, अकेले मोदी जी तो चुनाव लड़ ही रहे थे। यहाँ के नेता खुद कह रहे थे, प्रत्याशी खुद कह रहे थे कि भाई मैं नहीं लड़ रहा हूँ, मोदी जी लड़ रहे हैं, आप मोदी जी के नाम पर वोट दीजिए। ये खुद प्रत्याशी भी कह रहे थे, तो मोदी जी के नाम पर ही सारा कुछ हुआ है। तो इस बार जो है, जो मैंने पिछले चर्चा में भी कहा था कि इस बार का जो है गांव भर से शहर की लड़ाई है और स्थानीय मुद्दे जो अमूमन होते हैं लोकसभा के चुनाव में, जो केंद्रीय जो सरकार को देखते हुए लोग अपना वोट कास्ट करते हैं, लेकिन हमेशा झारखंड मतलब एक ऐसी धरती है जहां पर कि हमेशा लोकसभा के चुनाव में भी जो स्थानीय जो मुद्दे होते हैं वो हावी होते हैं और इस बार कुछ ज़्यादा हावी थे। चीज़ें जो है बेरोजगारी, महंगाई, तमाम चीज़ें जो थी वो सब चीज़ें थी, प्लस मतलब सरना धर्म कोड, और सबसे बड़ी बात कि हेमंत सोरेन का जेल जाना। ये हेमंत सोरेन का जेल जाना उल्टा पड़ गया बीजेपी के लिए। बीजेपी जो है, आप इस तरह से समझिए कि जो बीजेपी के लिए जो 12 सीटों में से 5 जो है शेड्यूल ट्राइब सीटें जो है, और 5 में आप देखिएगा कि लगभग जो है हर जगह पिछड़ रही है बीजेपी, लगभग हर जगह पिछड़ रही है। तो मतलब ये पिछले ही चुनाव से बीजेपी को एहसास हो गया था कि जो शेड्यूल ट्राइब सीटें हैं और ये 5 लोकसभा सीट में 28 विधानसभा सीटें हैं और 28 में 26 बीजेपी लूज की हुई थी पिछले 2019 के विधानसभा चुनाव में। तो उस वक्त ही बीजेपी अपनी स्ट्रेटजी बनाई थी कि भाई इन 28 सीटों को, और हम लोग जो शेड्यूल ट्राइब जो रिजर्व सीटें हैं वहाँ हमारी स्थिति बहुत कमज़ोर है, हमको इसको फिर से प्राप्त करना है। और उसको लेकर के पिछले 5 वर्षों से बीजेपी ने वहाँ पर अपना उसको लेकर के स्ट्रेटजी बनाई और उस हिसाब से बहुत सारी चीज़ें हुई। आपको मैं बता दूं कि अर्जुन मुंडा का केंद्रीय मंत्री बनना उसी रणनीति का हिस्सा था, बाबूलाल मरांडी को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाना उसी की रणनीति का हिस्सा था, समीर उरांव को राज्यसभा भेजना उसी का रणनीति का हिस्सा था। और सिर्फ झारखंड ही नहीं, बाकी अन्य प्रदेशों में भी जो आदिवासी बहुल इलाका के वोटरों को साधने के लिए माननीय द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाना उसी रणनीति का हिस्सा था। तो इतनी चीज़ें हुई सिर्फ और सिर्फ अनुसूचित जनजाति वोट को हासिल करने का, वहाँ पर बीजेपी बिल्कुल फेल होती नज़र आ रही है। जो चीज़ें जो रुझान सामने आ रहे हैं वहाँ बीजेपी इस बार भी 2019 की तरह 2024 में भी फेल होती नज़र आ रही है, पीछे होती नज़र आ रही है। ये बहुत बड़ा सेटबैक है बीजेपी के लिए और बहुत बड़ा चिंता का विषय है। कुल मिलाकर ये स्ट्रैटेजी जो है वो बीजेपी की इस चुनाव में तो बिल्कुल काम नहीं आई। लेकिन अगर जो लोग इंडी गठबंधन का साथ छोड़कर बहुत ही लास्ट मोमेंट पर जिन्होंने एनडीए का दामन थामा था, गीता कोड़ा हो गई दुमका से, सीता सोरेन हो गई, जयराम महतो हो गए हजारीबाग से, उनकी क्या स्थिति है? जयराम महतो तो किसी पार्टी में थे नहीं, वो तो अपना एक जेपी पटेल, हाँ, हजारीबाग से, हाँ, जेपी पटेल को कह सकते हैं। जेपी पटेल भी पीछे चल रहे हैं, गीता कोड़ा भी पीछे चल रही है। तो
ये तो निश्चित तौर पर यहाँ पर जो मैं फिर बोलूँगा कि पिछले बार जो मैंने कहा था ठीक चुनाव के बाद कि मोदी मैजिक नहीं दिख रहा है, वो बात सही साबित हो रही है कि वो मैजिक, वो स्पार्क जो 2019 में था मोदी जी का और जिसके वजह से इतना वोट आया और बीजेपी को इतनी सफलता मिली, 14 में 12 सीटें बीजेपी ने हासिल की, वो स्पार्क, वो मैजिक नज़र नहीं आ रहा था। वो स्थानीय मुद्दे, हेमंत सोरेन का जेल जाना, वो सब मुद्दे हावी हो रहे थे और ट्राइबल्स ने तो पूरी तरह से मैं कह लूँ कि एक तरह से सीरियस से नकार दिया। बिल्कुल। अब बहुत कम जो है मतलब मोदी जी के तरफ वो वोट गया है, पूरी तरह से एक तरह से कह सकते हैं कि मतलब पूरी तरह से नकार देना तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन उन्होंने उनका कम जो रुझान पड़ा, इसके वजह से ये जो चीज़ें, जो नतीजे जो आ रहे हैं, जो 5 में से मैं समझता हूँ कि एक अभी सिर्फ एक दुमका सीट जहाँ सीता सोरेन साहब लीड कर रही है, जो अभी अपडेट मैंने नहीं हूँ, लेकिन वो लीड कर रही है, तो एक वो सीट छोड़ करके बाकी जो खूंटी हो गया, चाईबासा हो गया, लोहरदगा हो गया और राजमहल हो गया, ये 4 सीटों पे तो इंडिया गठबंधन आगे चल रही है। सिर्फ एक दुमका में पीछे है, वो भी अब बहुत ज़्यादा से आगे नहीं है, वो भी शाम होते होते 3-4 बजे तक, 5 बजे तक हो सकता है कि चीज़ें और बदल भी जाए। कुल मिलाकर मोदी मैजिक जो है वो इस बार काफ़ी फीका पड़ता नजर आ रहा है। हालांकि शाम तक जो भी स्थिति है वो क्लियर हो जाएगी। एक आखिरी सवाल यही है कि आपका आकलन क्या कहता है, रुझान जो कहे या नतीजे आएंगे तो शाम तक क्लियर हो ही जाएगा, लेकिन फिलहाल जो स्थितियां बन रही है उसमें आपका आकलन क्या कहता है? 543 में से कितनी सीटें एनडीए के खाते में, और अगर झारखंड की बात करें तो 14 में से कितनी सीटें एनडीए के खाते में? तो झारखंड के बारे संदर्भ में तो मैं पहले ही कह चुका हूँ कि वो 4 से 6 सीटें मैंने इंडिया गठबंधन को दिया था और 8 से 10 सीटें जो है वो एनडीए के बारे में मैंने कहा था। वो मोटा मोटी उसी आसपास में मुझे लगता है कि 4 सीट, 5 सीट, बहुत हुआ 6 सीट तक जा सकती है इंडिया गठबंधन। बीजेपी को कह सकते हैं कि पिछले बार का जो अगर 12 से अगर कहें 14 में 12 से, तो 2 से 4 सीटों का नुकसान हो सकता है बीजेपी को। और रहा कि पूरे देश भर में, तो ये भी बात मैंने कही थी कि सरकार तो बीजेपी का बन जाएगी, लेकिन इंडिया गठबंधन अच्छा फाइट देगा। अब वो आंकड़ा कहाँ तक जाता है नहीं जाता है, अभी 235-40 तक में है वो चीज़ें और 290-95 तक में एनडीए का है, तो वो अब कितना घट बढ़ सकती है, 10-15 आगे पीछे हो सकता है। तो मिला जुला करके है कि एक सरकार तो मोदी जी की बन जाएगी, लेकिन इस बार पिछले बार की तरह नहीं, एक मजबूत विपक्ष का सामना मोदी जी को करना पड़ेगा। तो इस बार बहुत सारी चीज़ें जो है, जो उन्होंने प्लानिंग की थी कि हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, संविधान को बदलने को लेकर के बहुत सारी बात की, 400 पार कर आएंगे तो ये हो जाएगा, वो कर लेंगे, हम ये हासिल कर लेंगे, वो तमाम चीज़ों पर मुझे लगता है कि थोड़ा सा ब्रेक लगेगा। वो चीज़ें करने में मुश्किलें आ सकती हैं मोदी जी को, और भी बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि एक मजबूत विपक्ष जो है इस बार देखने को मिलेगा। चलिए राजेश जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो जाहिर सी बात है कि एनडीए के लिए ये जो चुनाव जो है वो एक अलार्मिंग चुनाव है, क्योंकि आगे और जितने भी विधानसभा चुनाव होंगे और 5 साल बाद पर जो लोकसभा चुनाव होगा उसके लिए एक अलार्मिंग टाइम है ये एनडीए के लिए, क्योंकि इस बार मोदी मैजिक जो है वो चल तो रहा है, लेकिन पिछले चुनाव की तुलना में काफ़ी फीका साबित हो रहा है। इस बार मोदी जी को एक विपक्ष जो है वो बहुत ही मजबूत विपक्ष का सामना इस बार करना पड़ सकता है। सरकार तो एनडीए की ज़रूर बनेगी, लेकिन हाँ, विपक्ष ने भी अच्छा खेल खेला है, कांटे की टक्कर है। शाम तक जो भी है नतीजे जो है वो साफ हो जाएंगे, ताज किसके सर पर चढ़ता है। हालांकि जिस तरह से नतीजे आ रहे हैं, एनडीए को सीटें तो मिल रही हैं और जीत भी एनडीए की होनी सुनिश्चित तो नहीं है, लेकिन हाँ, शायद मोदी जी की सरकार बन जाएगी। लेकिन विपक्ष ने भी कहीं से भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। एक मजबूत विपक्ष जो है इस बार फिर से मोदी जी का स्वागत करने के लिए शायद तैयार बैठा है। सहयोगी उदय के साथ कीर्ति तिवारी, न्यूज़ विंग, रांची। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन, वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।